लिटिल प्रोग्रेस इच डे लीड्स टू बिग रिजल्ट्स। आइए एमसीक्यू नंबर 6 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू ऑन इनडायरेक्ट टैक्स लेके आया हूं मैं आपके लिए। सर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपके सामने। शायद 5 क्वेश्चन देखने के बाद आपको कंफर्ट जोन मिल रहा होगा और आपको जो टेंशन थी कि किस तरह से केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हम सोल्व करेंगे, शायद अब आपको कॉन्फिडेंस बन रहा होगा। सो टेंशन नहीं लीजिएगा। अरे सर हजारों क्वेश्चन करो तो भी कोई कंसर्न नहीं है और बहुत कम क्वेश्चन करो, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, प्रैक्टिकली आपने पढ़ा हुआ ढंग से, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भले वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हो, भले वो न्यूमेरिकली बड़ा क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल हो या कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। और जो बात मैंने अभी आपसे कही है, लिटिल प्रोग्रेस ईच डे लीड्स एंड रिजल्ट्स इन अ बिग रिजल्ट। यस, हर दिन कुछ ना कुछ अपने आप में इंप्रूव करते जाइए। और सर आइए इसी पॉइंट के साथ हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सर देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। सर केस बेस्ड एमसीक्यू ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। मेसर्स मंगल इंडस्ट्रीज, माहौल ही माहौल है हर तरफ। मेसर्स मंगल इंडस्ट्रीज परचेज्ड कैपिटल गुड्स ऑन 30th March 2019, invoice issued on the same day, okay, at ₹10 lakh plus GST at the rate of 28%, okay, and availed input tax credit in accordance with the GST laws. Okay साहब, इसने ITC अवेल कर लिया साहब। The said capital goods was used in production process and subsequently it was sold in working condition on 14 Feb। 14 Feb को कुछ ऐसा हुआ कि इसने मशीन को बेच दिया, सब लूट गए। नहीं, मंगल इंडस्ट्री का नहीं लूट गया भाई। It was sold in working condition on 14 Feb 2020 at a transaction value of ₹7 lakh। ओके सर, 10 लाख में मशीन खरीदी, 28% जीएसटी पे किया, उसको बिजनेस के लिए यूज़ किया, आईटीसी उसका अवेल किया और 14 फेब को इसने उस मशीन को 7 लाख में बेच दिया। एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6। बच्चों सेक्शन 18(6) के बेस पे मैंने एक केस स्टडी बनाया है। इसमें 5 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, सेम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बुक में दे रखे थे बेटा, उसी को मैंने एमसीक्यू फॉर्म में दिया, सो दैट आपको पता पड़े कि किस तरह से एमसीक्यू बन सकते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपने जितने भी क्वेश्चन बुक में बनाए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने बुक में सोल्व किए, वही क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखेंगे तो उनका ही एमसीक्यू बन सकता है, उन्हीं को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6। सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है बेटा कि कभी भी आप कोई कैपिटल गुड्स को बेचते हो तो ऐसे केस में उसका जो आपने आईटीसी अवेल किया माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट सर, या फिर actual tax payable on transaction value of capital goods sold, whichever is higher, this will be the amount of GST payable on such capital goods sold. Okay, अब सर 7 लाख में आपने बेचा है सर, तो 7 लाख पे कितना बनता है वो देख लीजिए आप। 7 लाख पे मशीन का रेट कितना है सर? 28% है। 7 लाख इंटू 28%, रफ में लिखते जाइए बेटा आप। 1,96,000, 1,96,000, ये तो मशीन की सेल प्राइस पे जो लायबिलिटी थी वो है साहब। या फिर आपने आईटीसी कितना लिया बेटा? अब 10 लाख की मशीन थी, 10 लाख की मशीन पे 28% टैक्स आपने पे किया होगा बेटा। 28% होता है कितना? 2,80,000। अब 2,80,000 माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर, नंबर ऑफ क्वार्टर कितने होंगे वो देख लीजिए आप बेटा। क्वार्टर्स कब से काउंट करेंगे? परचेज इनवॉइस की डेट से बेटा। डेट ऑफ इनवॉइस 30th मार्च था बेटा। तो और आपको पता है जीएसटी एक्ट में सर क्वार्टर का मतलब क्या होता है सर? जनवरी, फरवरी, मार्च। इवन इफ 2 दिन हो गए पर पार्ट ऑफ द क्वार्टर हुआ तो पूरा क्वार्टर काउंट करेंगे। जैसे मार्च में 30th मार्च को इसने परचेज किया, फिर भी जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा एक क्वार्टर काउंट हो जाएगा बेटा ये। तो 31 मार्च 19 को एक क्वार्टर पूरा हो गया। देन 30th जून 19 को एक और क्वार्टर पूरा हो गया। देन 30th सितंबर को थर्ड क्वार्टर पूरा हो गया। 31 दिसंबर 2019 को एक क्वार्टर और पूरा हो गया। और इसने मशीन कब बेची? 14 फरवरी को, मतलब 5 क्वार्टर हो गए बेटा। तो 5% पर क्वार्टर तो हो गया कितना? 25% बेटा। हाँ है ना बच्चों? तो साहब 25% ऑफ 2,80,000 ये हमने देखा तो आता है 70,000 बेटा। इसको क्या करेंगे? 280 आपने आईटीसी लिया था, उसमें से 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस कर दो सर, तो आएगा 2,10,000। अब 2,10,000 और 1,96,000, 1,96,000 क्या था बेटा? 7 लाख पे 28%। क्लियर? तो 196 और 210, whichever is higher, 2,10,000 is the amount of GST which is payable under section number 18 subsection 6 on this machinery which is sold. तो 196
और 210, हायर क्या है 210, तो 2,10,000, ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्लियर, डन. ये एमसीक्यू नंबर 1 खत्म. एमसीक्यू नंबर 2 बोलता है क्या, what will be the amount of GST payable under section number 18 subsection 6 if the capital goods were removed as such without being used. और आपको पता है सेक्शन 18(6) अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो वहां लिखा है क्या, भले आपने उस मशीन को यूज किया या नहीं किया, भले ही आपने मशीन को वर्किंग कंडीशन बेचा या एज ए स्क्रैप बेचा, या आपने यूज ही नहीं किया, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा. मतलब सेम इज द आंसर. तो क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू नंबर 2 दिया और आंसर 2,10,000 ही रहेगा इसका. मतलब ए अगेन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर सर. आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम. तो सर सेक्शन 18(6) का केस स्टडी मेरा ये पूरा. What will be the amount of GST payable under section number 18 subsection 6 if the capital goods were removed as waste and scrap? Again there is no change in the answer. Again 2,10,000 A is the correct answer. क्योंकि आपने कैपिटल गुड्स को यूज नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यूज किया और वर्किंग कंडीशन बेचा या एज अ स्क्रैप बेचा उससे भी फर्क नहीं पड़ता. वही आंसर रहेगा. कौन सा सर, जो आईटी से आपने लिया -5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर जो अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो, या एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन सेल प्राइस ऑफ द मशीनरी सोल्ड विच एवर इज हायर. तो अगेन 2,10,000 इज द सेम आंसर. अगेन ए इज द करेक्ट आंसर. देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4 क्या कहता है बेटा आपके लिए. What will be the amount of GST payable under section number 18 subsection 6 if the goods were refractory bricks, molds and dies, jigs and fixtures which were removed under working condition for rupees 2 lakh. बेटा आपको पता है मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स और रिफैक्ट्री ब्रिक्स अगर आप परचेज करते हो और उसको अगर आप बेचते हो तो भी सेम रूल लगेगा. बस चेंज क्या पता है, अगर आपने रिफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर को एज ए स्क्रैप बेचा है, यूज करने के बाद एज ए स्क्रैप बेचा है, तो स्क्रैप की जो वैल्यू होगी केवल उस पर जो जीएसटी बनता है वो लगेगा. सर वहां पे विचवर हायर वाला फंडा नहीं लगाते हैं, पर यहां पे वर्किंग कंडीशन बेचा है बेटा आपने. क्लियर. तो अगेन आंसर विल नॉट चेंज. सर ध्यान रखना बेटा, अगेन सेम फंडा लगाएंगे हम. अब आपने 2 लाख में बेचा है तो 2 लाख पे 28% जो टैक्स बनता है वो जो बनता है कितना 56,000, और जो 2,10,000 हमने निकाला था अमाउंट वो आईटी से लेस करने के बाद विच एवर इज हायर, अगेन 2,10,000 विल बी द आंसर. सो अगेन ए इज द करेक्ट आंसर. कोई चेंज नहीं होगा इस आंसर में भी, क्योंकि अगेन सेल प्राइस पे जो टैक्स बनता है वो कम आ रहा है इसलिए. हाँ है ना बेटा. क्लियर. देखिए किस तरह से क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, पर अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो पता है आपके आंसर्स आते जाएंगे. और कई बार क्या होता है जब सेम आंसर आता है तो एग्जाम में टेंशन होती है, इतना ईजी कैसे हो सकता है, एक आंसर कैसे हो सकता है. बहुत सारे लोग तो वहां गलती करते थे अगर कॉन्फिडेंस डाउन है तो. आइए एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम बेटा. What would be your answer in the above illustration? Okay. If the goods were refractory bricks, molds and dies, jigs and fixtures which were removed as waste or scrap for rupees 20,000 and rate of GST on such scrap being 18%. बच्चा molds, dies, jigs, fixtures और refractory bricks अगर आप परचेज करके जीएसटी पे करके उसका आईटी से लेते हो और फिर उसको यूज करके एज ए स्क्रैप बेचते हो तो वहां सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 में क्लियर लिखा है कि वहां पे ये पूरा फंडा जो हमने पढ़ा वो नहीं लगाने का. वहां पे सिंपल उसकी सेल प्राइस पे जो टैक्स बनता है वही पे करने का, विचेवर इज हायर वाला फंडा नहीं लगेगा. तो यहाँ पर 20,000 में आपने सेल किया है और रेट ऑफ टैक्स दे रखा है स्क्रैप पे कितना 18%. सर 3,600 विल बी द आंसर. सो सी इज द करेक्ट आंसर. भारत माता की जय. एमसीक्यू नंबर 5 भी खत्म होता है और ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 6 जो एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, पर हाँ इस केस स्टडी से पूरा सेक्शन 18(6) क्लियर हो जाता है बेटा, खत्म होता है. अब आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं. और सर हर सेक्शन का, मैं कह रहा हूँ हर टॉपिक का केस स्टडी बन सकता है. सो ये तो जस्ट कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आप केस स्टडी बन सकते हो और किस तरीके से आप इजीली उसको सोल्व कर देंगे. आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एमसीक्यूज बनाया मैंने, सो दैट आपको डर नहीं रहे कि केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में क्या होगा. अरे वही होगा जो आपकी तैयारी के साथ होगा. क्लियर. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर. पढ़ते रहिए. थैंक यू सर. लव यू ऑल.